और अब बात किस्सा कुर्सी का जिस तरीके से कुर्सी की लड़ाई लड़ी जा रही है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की जनता ये तय कर देगी कि उसका मनपसंद कैंडिडेट कौन सा है, कौन सी पार्टी पर उसे भरोसा है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप जानिए। आज पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 2 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं जो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण में 37 जिले आ रहे हैं। 2 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं जो कि किस्मत का फैसला करेंगे कैंडिडेट्स को लेकर। इसमें शहर में सरकार किसकी होगी, यानी कि मेयर कौन होगा, पार्षद कौन होगा, इसको लेकर आज फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। साथ ही जो बड़े चेहरे हैं वो भी आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ब्रिजेश पाठक की तस्वीरें सामने आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वोट का इस्तेमाल किया है। राजनाथ सिंह भी करीब 9 बजे सुबह अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब तक की जो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी उन्हें आगे दिया जाएगा। जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, सड़कों के गड्ढे, सीवर लाइन दुरुस्त होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होना चाहिए, आपके शहर की साज सज्जा का ख्याल रखा जाएगा। ये सभी वो वादे हैं जो आम लोगों को लुभाने के लिए किए गए, लेकिन इन वादों पर यकीन आम जनता किसके नेता पर करती है, कौन सी पार्टी पर करती है, वो आज साफ हो जाएगा। आज सभी कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाने वाली है और 37 जिलों के लिए अभी ये मतदान हो रहा है। जो तस्वीर आपने देखी, आप जान लीजिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। पुराना गोरखपुर के प्राइमरी स्कूल में जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया था, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मुख्यमंत्री के जरिए अपना मत का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, एक ट्रेंड भी होता है, जो बड़े नेता रहते हैं वो अर्ली मॉर्निंग अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए एक संदेश भी देना चाहते हैं कि आम लोग जो हैं वो सब काम पहले छोड़े, सबसे पहले अपने इस मत अधिकार का इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने मत को अपने पसंदीदा, अपने भरोसेमंद कैंडिडेट के हक में मत देकर ये बताएं कि अपना मनपसंद कैंडिडेट चुनकर आपने एक बेहतर काम किया है, आपने देश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है। ऐसे में बड़े नेता सुबह सुबह जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो वो अपने समर्थकों से वोट डालने की अपील भी करते हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही संदेश दिया है। वो अपनी वोटिंग के निशान को दिखाते हुए, यानी कि वो जो उंगली पर जो स्याही का निशान होता है वो दिखाते हुए नजर आए, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए नजर आए। पुराना गोरखपुर में प्राइमरी स्कूल के अंदर ये पोलिंग बूथ बनाया गया था जहां पर सुबह सुबह सीएम योगी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। बड़े शहरों पर खासतौर पर नजर रहने वाली है। साथ ही साथ किस पार्टी पर भरोसा रहता है उसको देखकर भी अब धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा कि किस पर यकीन आम आदमी का है और आम आदमी किस पर भरोसा करते हुए कौन सी पार्टी को जीत का श्रेय दे रहा है, जीत के लिए आगे बढ़ा रहा है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से हैं और बनारस का अपडेट आकाश यादव हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं सुशील का रुख कर लेती हूं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट का इस्तेमाल किया है, अपना मत उन्होंने डालते हुए बाकायदा वो स्याही का निशान भी दिखाया है। गोरखपुर के लोगों में आज के दिन को लेकर क्या एक्साइटमेंट है, कितनी उत्सुकता, कितने लोग घरों से निकल रहे हैं? देखिए रचना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डालने के साथ ही साफ तौर पर कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, और यही वजह है कि यहाँ पे उनको वोट डालने के बाद उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। मैं उसी बूथ पे अभी खड़ा हूँ जहाँ 7:कुछ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला है और आप तस्वीरें पीछे देखेंगे कि अभी भी जो मतदाता है वो धीरे धीरे कर करके अंदर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मौसम थोड़ा सा खराब जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो मतदाता है उनमें उत्साह है, वो उत्साह साफ नजर आ रहा है और बाकायदे यही वजह है कि जो मतदाता है वो अपने बूथ पर पहुंचकर वोट डाल रहा है, मत का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि आज एक बड़ा पर्व है, इस महापर्व को मनाने के लिए सभी जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से ये जो बूथ है वो इसलिए अभी खास हो जाता है क्योंकि एक वीआईपी बूथ है और जब वहाँ मुखिया प्रदेश के खुद जब पहले वोट डालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना खास ये बूथ हो जाता है। और यहाँ पे जब मुख्यमंत्री ने वोट डाला था उसके बाद से फिर जितने भी मतदाता है, देखिए चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी मतदाता किस तरीके से जो है उत्साह से अब जो है उसे जिम्मेदारी समझकर यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं और वोट डालने के बाद फिर अपने किसी काम को करेंगे। और बाकी अपने जो साथी हैं उनको भी लगातार वो
कह रहे हैं कि पहले मत का प्रयोग करिए, उसके बाद फिर कोई काम करिए। तो उत्साह गोरखपुर में रचना जो है साफ देखने को मिल रहा है जी। उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, तैयारियां पूरी हैं पोलिंग बूथ पर। इन तैयारियों के बीच में बनारस का रुख कर लेते हैं। बनारस में आकाश किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आम लोग किस आधार पर वोट डालने की बात कर रहे हैं? देखिए रचना, बनारस में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ समय पहले बनारस में तेजी से बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश थम चुका है। तो मैं बूथ के गेट के पास मौजूद हूं। अब देखिए यही बूथ है और यहीं से लोग प्रवेश कर रहे हैं। और ठीक पीछे मैं दिखा दूं में 2 बूथ हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील किया कि पहले मतदान, उसके बाद लोगों की जो तेजी है वो मतदान स्थल पे देखने को मिल रहा है। बनारस में 637 मतदान स्थल बनाया गया है रचना। उसके साथ ही 142 अति संवेदनशील मतदान स्थल बनाया गया। वहां पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। उसके साथ ही वीडियोग्राफी के जरिए मतदान कराया जा रहा है। जरूरत पड़े तो ड्रोन कैमरे भी उड़ाए जाएंगे। पूरी तरीके से सुरक्षा के पूरे चौबंद व्यवस्था किया गया है। बनारस में पैरामिलिट्री स्टाफ के साथ पुलिस पीएससी को भी उतारा गया है। कुल टोटल 6400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं बनारस में मतदान को सकुशल बनाने के लिए। तो जो दारोमदार है जिला प्रशासन को, मंडलायुक्त को, वो दारोमदार प्रशासन आकाश अब रही है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। झांसी में बूथ संख्या 55 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। अंसारी प्राथमिक विद्यालय में मतदान अभी के लिए रुक गया है क्योंकि ईवीएम काम नहीं कर रही है। झांसी से बड़ी खबर, जहां पर बूथ नंबर 55 पर ईवीएम खराब हुई है। ऐसे में जो लोग सुबह सुबह अपने घर से निकले थे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि पहले मतदान और फिर जलपान करना चाहते थे, उनके इस काम में बाधा आ गई है, क्योंकि 55 नंबर जो बूथ है वहां पर ईवीएम ने काम करना बंद कर दिया है। हालांकि जो ऑफिसर्स मौजूद हैं मौके पर, जो बूथ पर ड्यूटी में रहते हैं, उनका अब काम है इस मशीन को रिप्लेस करना, दुरुस्त कराना, और ताकि जो घर से लोग निकले हैं सुबह सुबह मतदान के लिए, क्योंकि जरूरी काम भी निपटाने हैं, अपने काम पर भी जाना है, उससे पहले वोट डाल लेना चाहते हैं। और ऐसे में वोटिंग में जब बाधा आ गई है, वोटिंग रुकी है ईवीएम खराब होने की वजह से, तो तुरंत उसे दुरुस्त करने की कोशिश भी हो रही है जो बूथ पर मौजूद ड्यूटी कर्मी है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निकिता भी हमारे साथ मौजूद है। निकिता, ये जो दिल्ली एनसीआर का मौसम है आज सुबह बड़ा बदला हुआ है। हालांकि बारिश तो पिछले 1-2 दिन से हो रही है, लेकिन आज सुबह सुबह धुंध देखी गई। यहाँ मौसम बदला है, वहां चुनावी मौसम क्या कह रहा है? हालांकि मुझे लोगों की भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है। लोगों से बात कर लीजिए, किस आधार पर वोट डालने के लिए निकले हैं? निकिता आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रही हूँ मैं आपको। हाँ निकिता, सीधा आप लोगों से बात कर लीजिए, किस आधार पर वोट डालने के लिए निकले हैं? हालांकि धूप खिली हुई है वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत बदली जरूर थी सुबह, लेकिन फिलहाल इस वक्त लखनऊ में धूप निकली है और मैं लगातार लोगों से बात करूंगी जो अभी तुरंत वोट डाल करके सीधा हमारे पास आ गए हैं। क्या नाम है आपका? कैमरा पर्सन नफीस से कहूंगी वो थोड़ा सा आगे आ जाएं और हम, ताकि लोगों से आराम से बात कर सके। क्या नाम है आपका? गीता। गीता, आप सबसे पहले ये बताइए, वोट डाल के आ गए हैं आप सब लोग? हाँ, हम वोट डाल कर आ गए। किन किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों ने वोटिंग? हमने सिर्फ यह है कि जल भराव के लिए ज्यादा कराए। घरों में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत गंदगी हो रही है शहर में, और गैस सिलेंडर वगैरह बहुत, मतलब कि इतनी परेशानी है जो हम कह नहीं सकते। अगर हमारा जो पारदर्शी जीतता है तो हमारी समस्याओं को दूर करेगा, बस यही हमारे लिए उपलक्ष्य है। और कुछ, क्योंकि आप भी महिला हैं, महिलाओं के तमाम मुद्दे रहते आए हैं वोटिंग में, क्या आपके मुद्दे रहे हैं? क्या ध्यान में रखते हुए वोट किया है आप? मैं चाहती हूँ कि जब हम जीतेंगे तो हम अपने जनता को ज्यादा से ज्यादा वो। आप बताएं, आपका क्या कहना? हमारा ये कहना है, हमारे क्षेत्र में जो भी सभासद बने, क्षेत्र की सफाई और जल भराव, इतने जनता परेशान हो जाती है जल भराव से, कोई भी सभासद नहीं आता। जो भी सभासद बने, जल भराव हो और सफाई के ऊपर ध्यान दें। तो फिलहाल रचना, इन लोगों के तमाम मुद्दे हैं और सबसे पहले मैं बूथ पर भी मौजूद हूँ
और यहाँ पर भी जिस तरीके से चीजें हैं, आपको बता दूं कि जो पिंक बूथ है, वो सेल्फी पॉइंट्स लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के टाइट इंतजामात हैं और ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर थोड़ी देर में बसपा सुप्रीमो मायावती भी आने वाली हैं अपना वोट डालने के लिए। तो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, फिलहाल जो उत्साह है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर लोग आ गए हैं क्योंकि 7 बजे सुबह से वोटिंग शुरू हो गई थी और 7 बजे अब शाम को 6 बजे ये पूरी जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके चलते जो माहौल है यहाँ पर देख सकते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्योंकि फर्स्ट वोटर हैं, क्या मुद्दे थे आपके जहन में? मेरे जहन में था कि कुत्ता, गाय और बंदर, इन 3 चीज़ों से लखनऊ वालों को निजात मिलना चाहिए। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुत्ते ने बहुत आफत कर रखी है और रोज 2-3 कैजुअलिटी होती है। और दूसरा यह कि अस्पतालों में कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, ये दिक्कत है नगर निगम की। और कूड़ा भराव है, रोड भरी पड़ी है, कोई सफाई नगर निगम की लखनऊ की तरफ से नहीं हो रही, जो होना चाहिए, जो हम लोग को उम्मीद थी। तो मतलब लोग जो व्यवस्था है उन्हें दुरुस्त करना चाहते हैं और इसी को लेकर अपने मनपसंद कैंडिडेट या फिर ये कहिए भरोसेमंद कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालकर उसे जिताना चाहते हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता यही लोगों से बात करते हुए लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चूंकि निकिता, आकाश और सुशील आप रहिएगा हमारे साथ में, और भी लोगों से आगे बात कीजिएगा। लेकिन इस बीच आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। फरज किदवई हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, मैं पहला सवाल आप ही से कर लेती हूँ। सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, लोगों को ये संदेश दिया है कि मतदान सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले वही काम करें। लेकिन जहां जहां बारिश हुई है वहां लोगों को दिक्कत ये भी आ रही है कि घर से निकल तो रहे हैं मतदान के लिए, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर गंदगी इतनी ज्यादा है कि उसे दुरुस्त करवाना लोग चाहते हैं। आनंद जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है? जी बिल्कुल। जी, देखिए, निश्चित रूप से अगर जनता की कोई समस्या है तो जनता उसको सामने रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी लोग सरकार में बैठे हैं या जो भी संस्थानों में बैठे, वो उनका कार्य है उनका निष्पादन करना, उनका निराकरण करना। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि निश्चित रूप से निकाय चुनाव को लेकर जनता में काफी उत्साह है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में जनता के हित के लिए कार्य किया है, तमाम नगर निगमों में हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। हमारे नगर निगम में जो मेयर रहे उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मैं बताना चाहता हूं, लखनऊ की स्थिति ये थी कि कभी ये 276वें रैंक पे सफाई में आता था, आज ये 10 से भी कम में है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता में लखनऊ को अवार्ड मिला है, वो नंबर 1 पे है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, जहां पे पहले खुले में कूड़ा फेंका जाता था, ऐसे तमाम जगह है जिसको किया गया है। पार्कों का सुंदरीकरण किया गया है, साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। वाराणसी हो, मथुरा हो, काशी हो, जो भी हमारे शहर हैं उनको साफ सुथरा करने का काम, उनको सुंदर करने का काम। आप वाराणसी पहले लोग जाते थे तो खुले तार जो है सड़कों पे लटकते रहते थे, आज आप बनारस में चले जाइए, पूरी तरह से तार जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। साफ सफाई की सुंदर व्यवस्था है, गलियों में सुंदरीकरण का काम किया गया है, पत्थर बदले गए हैं, सीवेज का काम बेहतरीन किया गया है। एक समय में बनारस में 1-2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं था, आज 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनारस में चल रहे हैं। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो निकाय में हो चाहे वो प्रदेश में हो, बेहतरीन काम किया है। आप कह रहे हैं कि बेहतरीन काम किया है, नो डाउट किया है, लेकिन मुझे इसमें पिक एंड चूज नजर आता है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता बताती है, कहती है, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रही, लोगों से बातचीत की है। ये सवाल मैं फरज किदवई जी से पूछ लेती हूँ। फरज जी, यहाँ कुछ बड़े शहरों को चुन लिया जाता है, उनका आधुनिकीकरण होता है, उनका सौंदर्यीकरण होता है, और जब बात आती है काम की तो उन्हें सामने रख दिया जाता है। इसमें छोटे शहर तो आप भूल ही जाइए। लेकिन सवाल फिर समाजवादी पार्टी से भी होता है, अगर वक्त रहते ये जरूरत आपने समझी होती, काम किए गए होते, तो आज तस्वीर कुछ और होती। रचना जी, देखिए, अभी आपने बड़े शहरों की बात की है, तो मैं अपना इसमें जो आंसर है वो 2 पार्ट में दूंगा, मुझे 1 मिनट खाली दे दीजिएगा।
देखिए, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और खासकर नगर निगम के हो रहे हैं, और हमारे भाई अभी आनंद दुबे जी ने अभी लखनऊ की बात की और तमाम बड़े शहरों की बात की। देखिए, क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो या तो आप फील कर सकती हैं रचना जी, या तो आपको डेटा बताता है। अगर आप शहरों की हालत देखिएगा तो 2015 में एक बहुत अच्छी स्कीम स्मार्ट सिटीज के नाम से लॉन्च की गई थी, जिसकी इनिशियल डेडलाइन थी कि ये 2020 में कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार का डेटा बोलता है। टोटल 7,763 प्रोजेक्ट्स लिए गए थे अंडर स्मार्ट सिटीज स्कीम, जिसमें एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अभी भी 40% ऐसी 40% स्मार्ट सिटीज हैं जहां पे अभी काम या तो हुआ नहीं है, या पूरा नहीं हुआ है, या बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है। तो इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, इनका बड़ा इंजन भी फेल है रचना जी, इनका छोटा इंजन भी फेल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लेकिन अब तो बात ट्रिपल इंजन की हो रही है, कह रहे हैं अब डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन। जी रचना जी, अगर हम दूसरी बात करें तो जैसे अभी हमारे भाई आनंद दुबे जी बोल रहे थे कि लखनऊ में तमाम इन्होंने चीजें गिना दी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मैं गिना रहा हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी के 5 काम जो उन्होंने लखनऊ में किए और जो विजिबल हैं। अर्बन डेवलपमेंट के नाम से अगर लीजिएगा, स्टेट कैपिटल की अगर हम बात करें तो मेट्रो रेल अगर किसी ने दी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। बहुत ही एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क अगर बनवाया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल अगर बनवाया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया। राम मनोहर लोहिया पार्क अगर लखनऊ में बना तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। इनसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने 4-5 आप पिछले कामों को गिनवाकर कह रहे हैं कि लोगों के बीच में उन्हीं वादों और दावों को लेकर जाएंगे और आम जनता तय करेगी कि किसे हमें अपना कीमती वोट देना है, किसे जिताना है। हालांकि ये शहर की सरकार है, छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी हैं। विजय जी, क्या मैं गलत कह रही हूं? अगर 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं तो क्या ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से सेमीफाइनल नहीं है? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, ये एक तरीके से सेमीफाइनल है, लेकिन ये चूंकि लोकल चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, इसमें चेहरे कई बार निर्दलीय ज्यादा जीत के आते हैं और सारे पैरामीटर इसके अलग होते हैं, लेकिन एक मूड मतदाता का पता लगता है। 17 नगर निगम जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वो लोकसभा क्षेत्रों से बड़े इलाके हैं और बहुत से नगर पालिका परिषद हैं जो लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मतदाता की मौजूदगी होती है। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो इसको माना जाएगा कि चूंकि और लोकसभा चुनाव और इन चुनाव के बीच में समय कुल 8 महीने बचा है, यानी कि जब 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आप देखिए मार्च और या अगले मई तक चुनाव लोकसभा के होने हैं, मई के पहले, तो ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी पार्टियों ने इसमें ताकत झोंकी है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए समीकरण उत्तर प्रदेश की सियासत के निकल के आएंगे। ज्यादा जो फोकस होगा हम लोगों का कि देखने का कि बीजेपी के मुकाबले कौन सी पार्टी ऊपर उठती है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बीजेपी कहती है कि काम के आधार पर हम वोट मांगते हैं, बेहतर विकास किया है और इसी विकास के आधार पर लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए पहुंचे। सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी बीजेपी के लीडर्स की पहुंच दिखाई देती है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि कितना बदला है बनारस का पहले का और अब का जो हाल है, जो तस्वीर है वो कितनी बदली है। केपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उनसे भी जानेंगे इन चुनावों को कैसे देखा जाए। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक। यूपी में निकाय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग घरों से निकले हैं। हालांकि कहीं कहीं जहां बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, उसके बाद लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपने पोलिंग बूथ तक जाने के लिए कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। और जब इंडिया न्यूज संवाददाता उन लोगों से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यही जो जल भराव हुआ है, ये जो गंदगी है, इसी से निजात पाना है और इसीलिए अपने भरोसेमंद कैंडिडेट को हम जिताना चाहते हैं ताकि हमारे क्षेत्र में साफ सफाई बेहतर हो सके। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी सिंह जी से मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां दिखी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि युवाओं को बरगलाने का काम एसपी और बीएसपी ने किया है, हाथों में हथियार उन्हीं की वजह से आए हैं। मतलब यहां उन्होंने यूपी निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था को भी लाकर बता दिया है कि बीजेपी बेहतर है, बीजेपी कैंडिडेट को ही जिताइए।
लगातार उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था में सुधार हुआ है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले दिनों जिस प्रकार से अतीक का मामला हुआ है या दूसरे मामले हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा पहुंचेगा। इसका कारण ये भी है कि जिस प्रकार से ये चुनाव होते हैं, शहरी चुनाव होता है और शहर में व्यापारी होते हैं, कई जगह महीना उनसे लिया जाता था, वसूली की जाती थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेटों को खड़ी कर रही है, तो उसमें से वोट बढ़ता है या एक जगह वोट जाता है। कई जगह अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां पे गठबंधन के साथ चुनाव कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रही है। तो उसमें देखना होगा कि जो राष्ट्रीय लोकदल का मतदाता है, जाट मतदाता है, मुस्लिम मतदाता अगर इकट्ठे होकर वोट डालते हैं तो उसके नतीजे भी दूसरे हो सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, अभी वोटिंग चल रही है। सहारनपुर में अभी 1 घंटा वोटिंग नहीं हुई है, कोई मशीन की खराबी आ गई थी। तो ये नतीजे साफ होने में मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि किस लेवल पे मतदान हो रहा है। कई जगह बारिश में दिक्कत कर रही है। जो बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट्स को और खासतौर से पासमानदा मुस्लिमों को जो टिकट दिया है, उसको लेकर अब एक अलग थियोरी ये भी है कि एक तरफ तो बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये साबित करना चाहती है मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देकर, लेकिन आपने ठीक कहा कि कहीं वो वोट बढ़ तो नहीं जाएगा, वो एसपी, बीएसपी, आरडी में बढ़ता हुआ तो नजर नहीं आएगा। ये सवाल मैं पूछूंगी आनंद जी से, लेकिन उससे पहले आकाश, बनारस की तस्वीर पहले से लेकर अब तक बदली है, ये हमने देखा है, लेकिन आम लोग, जैसे कि अभी केपी सिंह जी ने कहा कि अतीक एपिसोड का फायदा मिलेगा, लोगों में चर्चा इस बात की है। आकाश, रचना एक बार प्रश्न रिपीट करिए जरा। आकाश, अतीक एपिसोड का फायदा मिलने वाला है क्या यूपी निकाय चुनाव में, जैसा कि योगी आदित्यनाथ बार बार मंच से कह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुख्तार और अतीक को लेकर लगातार जो जनसभाएं हैं वो किया गया है, लेकिन जनता के दिल में जानना होगा कि जनता आखिर मन में क्या सोचती है। हमारे साथ बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जनहित के मुद्दे उठाते रहे। आपकी नजर से क्या लग रहा है इस बार का निकाय चुनाव? इस बार के निकाय चुनाव में जो है बनारस में तो जो है त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बावजूद इसके जो है प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से डिस्टर्ब की गई है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। पहले जो मतदान केंद्र 1 हुआ करते थे, अब लोगों को बांट दिया गया, 3-3 जगह कर दिया गया है, जिससे इससे भी परेशानी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है निकाय चुनाव पे असर पड़ेगा जरूर, कि हो सकता है कि हम किसी और को मन बना करके निकले हों मतदान करने के लिए, और जब हमारा पोलिंग बूथ चेंज कर दिया गया है, 1 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया गया है, तो हम वहां तक न जाए मतदान करने के लिए, तो हमारा प्रत्याशी हार भी सकता है। तो ऐसे में प्रशासन की व्यवस्थाओं पर तो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरा ये कि निकाय चुनाव का जो परिदृश्य अभी तक देखने को बनारस में मिला है, उसमें पूरी तरह से जो है बनारस से भाजपा के अशोक तिवारी जी हैं, कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव हैं और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ओपी सिंह जी हैं। इन तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष लगातार जो है अभी तक दिखा है। कहा नहीं जा सकता कौन जीत सकता है, ये नहीं कह सकते आप कि कौन जीतेगा, क्योंकि ऐसा कह पाना अभी संभव नहीं है। और ये तो मतदाताओं के मन के ऊपर है कि वो किसको मतदान करते हैं। इस मतदाताओं के मन को आप अंदर से नहीं जान सकते। बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आम जनता नहीं है, तो निश्चित तरह से आकलन करके बता रहे हैं। अब हम जनता से बात करेंगे। देखिए, महिलाओं का लाइन अलग है और जो पुरुषों का लाइन है, रचना आप देख सकती हैं, पुरुषों का लाइन अलग है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे होंगे मन में, घर से बाहर निकल रही है, क्या मुद्दे होंगे माता जी? मुद्दे क्या है? वोट मतदान करने आएंगे, कुछ कहेंगी? मन में मुद्दे कुछ होंगे? हाँ, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं कि जीते हमारे मोहल्ले का जो है। क्या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, रोड चाहिए, हर सुविधा चाहिए, जो आतंकवादी है वो खत्म हो। देखिए, आतंकवादी की भी प्रश्न उठने लगा। आपने अतीक कहा, मुख्तार कहा, अब आतंकवादी की बात चल रही है। आप बताइए, मुद्दे क्या है मन में? क्या है, बस यही चाहते तो वो जीत जाएं, वोट देने आए हैं। तो देखिए, प्रत्याशी का नाम नहीं पूछेंगे कौन जीते, आप बताइए मुद्दे क्या है मन में? मुद्दे बताइए, मुद्दे। आप तो घर से बाहर निकली है, महिलाओं की संख्या भी अधिक है बनारस के लिए। मुद्दे हैं सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल
मेन जरूरी है। शिक्षा, चिकित्सा, ये मुद्दे हैं। आप बताइए मुद्दे क्या होंगे मन में इस बार? तो देखिए कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, हम अंदर चलेंगे। आप बताइए मुद्दे क्या है इस बार मन में? मुद्दे क्या है जो हम लोग पार्टी के हैं, जो आप बताइए मुद्दे क्या है मन में, मतदान करने आए हैं? पानी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था सब सुरक्षित रहे और नल जो सब कुछ है वो सही सलामत रहे, आतंकवादी यहाँ पे प्रवेश न करें। राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा। आप बताइए कई जो भी है हो रहा है, सब ठीक है, हो रहा है। क्या मुद्दे होंगे आपके मन में इस बार? तो देखिए आकाश, ऐसा देखा जाता है जब लोग वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, कतारों में खड़े होते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वोटिंग अधिकार जरूर है लेकिन इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कौन सी पार्टी को या कौन से कैंडिडेट को हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुद्दे कौन से हैं ये लोगों के जहन में बिल्कुल तय है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी का मैं रुख करूं उससे पहले सुशील का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सुशील, कितने लोगों की तादाद आपको पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है? देखिए रचना, धीरे धीरे जो है जो भी मतदाता है वो अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे कि उस बूथ पे लगातार जो है लोगों के आने और जाने का सिलसिला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लगातार लोग अंदर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील किया था कि वोट डालने सभी लोग जाएं और यही वजह है, चाहे वो सुशील, ये जो एंट्री गेट है ये तो बड़ा खूबसूरत सजाया गया है। थोड़ा पास से दिखाइए, थोड़ा पास से दिखाइए। लोगों को आकर्षित करने के लिए पोलिंग बूथ पर सजावट भी बड़ी अच्छी है, बलून लगाए गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए पूरे इस बूथ को सजाया गया है और दुल्हन की तरह इस बूथ को इसलिए सजाया गया है क्योंकि यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। तो ऐसे में ये बूथ अपने आप में जो है काफी खास हो जाता है और इसीलिए इसे वीआईपी बूथ बनाया गया है जो है। और इस बूथ पे आप देखेंगे कि आदर्श बूथ बनाने की वजह से पूरे इस बूथ को जो है यहाँ सजाने के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। बाकायदे यहाँ पे जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो सेल्फी भी ले रहे हैं अपनी। और निश्चित रूप से ये बूथ अपने आप में बेहद इसलिए भी खास हो जाता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बूथ पे पहुंचे थे और वो जब वोट डालने यहाँ पहुंचे थे तो इस बूथ से पहले इस पूरे बूथ को दुल्हन की तरह सजाया गया और बाकायदे जो है इस बूथ पे जब मुख्यमंत्री सुशील, आप लोगों से बात तो जरूर कीजिएगा। एक बार सेल्फी पॉइंट मुझे करीब से जरूर दिखाएं आप। सेल्फी पॉइंट में वो फ्रेम क्या रहेगा हमारे साथ? सेल्फी पॉइंट में वो फ्रेम क्या रहेगा जिसमें जाकर लोग फोटो खिंचवाएंगे? देखिए अच्छा, बात मैं कर फिर से लीजिए। आपको वो सेल्फी पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। रचना, आपको देखिए कि वो जो सेल्फी पॉइंट है ये वो सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे जब जो मतदाता है वो जब वोट डाल के आ रहा है तो बाकायदे इस जगह पर वो फोटो खिंचवा रहा है और फोटो खिंचवाने के बाद जो है अपनी खुद सेल्फी ले रहा है और लेने के बाद फिर वो यहाँ से जा रहा है। ये पहले ऐसा बूथ होगा जहाँ पे इस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाया गया। उसके बाद क्योंकि सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट का इस्तेमाल किया है, अपने आप में बेहद क्या मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर सेल्फी ली थी? देखिए मुख्यमंत्री ने तो यहाँ पे सेल्फी नहीं ली थी चूंकि समय कम था और ऐसे में चूंकि उन्हें और भी जगहों पर जनसभा करने जाना था। तो यहाँ पे जब वो पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने जो है अपने मत का प्रयोग किया और समय के अनुसार जो समय उन्होंने निर्धारित किया था उस समय पर यहाँ पे वो पहुंचे और उन्होंने अपने वोट का अपील किया था। ये तमाम ऐसे लोग हैं, आप बुरके में देखेंगे जो महिलाएं हैं, ये लोग हैं। आपने यहाँ वोट डाला है, कैसा लगा जब मुख्यमंत्री ने भी यहाँ वोट डाला था? बहुत अच्छा लगा। मत अपना अधिकार है, हर व्यक्ति को देना चाहिए। अच्छा, किस तरह के प्रत्याशी को, किस तरह का नेता और क्या विकास को लेकर के आपने जो है अपने प्रत्याशी को चुना है? भैया नाली वाली साफ रहे, मोहल्ला साफ रहे और क्या यही है, जो भी कारोबार वो बढ़िया हो। उत्साह नजर आ रहा है बाकी मतदाताओं में? बहुत बढ़िया। तस्वीरें रचना मैं और आपको दिखाऊं। देखिए ये मुस्लिम महिलाएं हैं, ये किस तरह से देखिए ये भी वोट डालने यहाँ पहुंची थी और बाकायदे देखिए इन लोगों में भी उत्साह वो आपको नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से ये चाहे वो मुस्लिम महिला हो, हिंदू हो, जो भी समुदाय का है वो इसी तरीके से यहाँ वोट डालने जा रहा है और अपने आप को इसलिए भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि यहाँ ये जो बूथ है वो काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री ने भी इस बूथ पर जो है वोट डाला था। ये बताइए कि आज आप यहाँ वोट डालने आए थे, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है और क्या चाहती है एक प्रत्याशी, क्या चाहता है? अच्छा लग रहा है बोल नहीं पाए। आप बताइए, क्या आप तो इतने बार से बहुत पहले भी आपने वोट डाला है, ये बूथ क्यों खास है? बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोच करके आपने अपने प्रत्याशी को वोट किया?
दे दिया गाली। तो रचना, चाहे हिंदू हो समुदाय से चाहे मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और आप देखिए कि बुरके में भी लोकतंत्र की यहाँ पहुंच खूबसूरती रही हैं और यही है, बाकायदे पुरुष अपने हो मत का या फिर प्रयोग कर महिला रही हैं हो, और सबको बेहद समान जो है अधिकार लोकतंत्र में मिला है। सब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और जैसे आपने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग अपने घरों से निकले हैं अपने भरोसेमंद कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए। आप रहिए हमारे साथ, आकाश हमारे साथ हैं, सुशील हमारे साथ हैं। आनंद जी से मैं सवाल कर लेती हूँ। आनंद जी, तस्वीरें जो मिल रही हैं वो लोकतंत्र की खूबसूरती को बता रही हैं, साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि मौजूदा जो सरकार है उसकी तैयारी क्या है। पोलिंग बूथ्स पर साफ सफाई, साज सज्जा, ये सब कुछ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र का ये पर्व है और देखिए जनता अपने उत्साह का और जनता अपने मत का और अपने विचारों का प्रकटीकरण जो है इसी मतदान के जरिए करती है। इसीलिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और निश्चित रूप से लोगों में भारी उत्साह इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है, इसीलिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपने सुना अभी कई मतदाता बंधुओं से जो बातचीत हुई, उन्होंने सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा बताया। देखिए, निश्चित रूप से जब तक समाज भयमुक्त नहीं होगा कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बड़ी बातें कही हैं। अतीक एपिसोड पर उन्होंने कहा, देखिए प्रकृति सबका हिसाब करती है, वही प्रकृति ने हिसाब कर दिया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी पर कहा कि जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर रखते थे आज वो खुद व्हील चेयर पर आ गए हैं। इन एपिसोड्स का भी असर होगा क्या यूपी निकाय चुनाव में? नहीं, देखिए निश्चित रूप से भयमुक्त समाज का जो वातावरण पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया, लोग आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2017 से पहले मैं आपको बताऊं, मैं तो आजमगढ़ मऊ जिले का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ स्थिति ये होती थी, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं, सिर्फ मैं 2 जिलों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग डर की वजह से नई गाड़ी नहीं खरीदते थे कि नई गाड़ी अगर खरीद लेंगे तो फिरौती के लिए कॉल आ जाएगी और लोग शाम होते 6 बजे सूरज डूबने से पहले अपने घर चले आते थे कि अगर मोटरसाइकिल लेके जाते तो रास्ते में कोई छीन लेगा। हर बाजार में व्यापारी हो, ईट भट्टा का मालिक हो, यहाँ तक कि टीचर तक से, शिक्षकों तक से वसूली शुरू हो गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध जो है और इस तरह के जो अच्छा, मतलब आपका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो फरज किदवई जी से मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। फरज किदवई जी, देखिए गंभीर आरोप यहाँ तो आनंद जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो सूरज छिपने के बाद बाहर रहने में भी डर लगता था, लोग नई गाड़ी नहीं खरीदते थे, बड़ा खौफ था। रचना जी, देखिए क्या है कि कोई भी अगर आप किसी भी इशू पे बात कर रही हैं तो मैं हमारे भाई आनंद दुबे जी जो बात कर रहे हैं वो तो लग रहा है जैसे कॉमिक में हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम ये होता था वो होता था। देखिए हमेशा जो है ना वो आप डेटा से बैकअप रखना चाहिए। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए तो मैं बोल रहा हूँ कि प्री 2017 और पोस्ट 2017 का आप पूरा पोस्टमार्टम कर लीजिए। अगर हम बात करें कि जो लास्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट थी उसमें भारत में टोटल आईपीसी के जो केसेस दर्ज हुए थे वो 36,63,310 थे और एसएलएल के 24,32,950 थे, टोटल 60,96,310 थे। इसमें अगर आप यूपी का कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 6 लाख के करीब केसेस यूपी से आए थे जो कि 10.3% था। अब अगर आप इसको प्री 2017 से लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप मीडियन ले लीजिएगा 2015 में तो इट वाज अराउंड 8%। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो यूपी का कंट्रीब्यूशन था क्राइम इन द एंटायर कंट्री इट वाज 8%, अभी ये 10.3% है। दूसरी बात, मैं रचना जी मैं 2 बातें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा, बस मुझे एक बात का जवाब और दे दीजिएगा फराज जी। आनंद जी ने जिन बातों का जिक्र किया और जो अभी हम मौजूदा वक्त में देख भी रहे हैं, गैंगस्टर्स को, बड़े माफियाओं को शय देने का आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है। आप अपनी बात के साथ इसको भी ऐड कीजिए और बताइए। मुझे जवाब देने का समय दीजिए, मुझे जवाब देने का समय दीजिए। हाँ फराज जी बोलिए। जी रचना जी, देखिए क्या है ना कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है ना हमेशा ये लोग एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम करते हैं और कभी भी ये लोग जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई से कि आपके जो उत्तर प्रदेश में टोटल मिनिस्टर्स हैं उनमें कितने मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? अगर इनको नहीं पता है तो मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा कि इनके मिनिस्टर्स के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। क्या होता है कि ये अतीक, मुख्तार, मैं मानता हूं कि ये लोग अपराधी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है,
लेकिन अपराधी उत्तर प्रदेश में कितने हैं, इन्होंने भी लिस्ट जारी की है। इनके अपराधी कितने मिनिस्टर्स हैं, इनके कितने अपराधी एमएलएज हैं, ये सब भी जनता के सामने लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जबकि ये लोग हमेशा इलेक्शन आने से पहले, मुझे कंप्लीट कर लेने दिए, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है रचना जी कि किसी भी लेवल पर कोई काम किया तो है नहीं। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो उसकी एक खूबसूरती ये थी कि एक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता था, जिसमें हम कहते थे कि हमारा जो 28 जो हमारा एवरेज एज है इंडिया में, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स की, वर्किंग लोगों की जो एवरेज एज है वो 28.4 ईयर्स है, और लास्ट 7 डिकेड्स में ये 50% से बढ़कर के 65% पे हुई है। बट रचना जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि जो हमारा यूथ है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ निंजा जनरेशन, नो इनकम, नो जॉब एंड नो असेट्स। तो ये जो हमारा यूथ है, कह रहे हैं कि ये सब मुद्दे भी लोगों के जहन में रहने वाले हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। आनंद जी जवाब देंगे। हाँ, आनंद जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल केपी सिंह जी से। और अब आनंद जी जब आप अपनी बात रखेंगे तो मेरे सवाल का जवाब भी अपने जहन में रखिएगा। केपी सिंह जी, जंतर मंतर पर बीती रात हंगामा हुआ है पहलवानों के और पुलिस के बीच में। ये जो पहलवान है हरियाणा से तो मैक्सिमम संख्या में आते ही हैं, लेकिन यूपी से भी काफी संख्या में आते हैं, और जो गांव देहात के इलाके हैं वहां से हम मैक्सिमम केसेस देखते हैं जहां पहलवान रात दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर वो देश के नाम मेडल जीतते हैं। जो झड़प दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई है, क्या उसका असर यूपी के निकाय चुनाव पर आज दिखने वाला है? क्योंकि किसान भी सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे थे, किसानों को भी रोका गया। देखिए, अगर आप देखें इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे इस तरह के चुनाव में होते थे, लेकिन ये पहली बार है कि स्थानीय मुद्दे ना होकर इसको धर्म और जातियों में बंटता हुआ नजर ये चुनाव मुझे लग रहा है। आपने बात जंतर मंतर की है। जंतर मंतर पर देश के पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उसकी तरफ, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी कहलाती है। मुझे याद है 97 में हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आया था और उन्होंने तत्काल अपना पद छोड़ते हुए कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये वो सिद्धांतवादी पार्टी है। अगर ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कोई आरोप है तो वो कहें कि भाई मेरे ऊपर आरोप लग गया है तो मैं अपने पद से तत्काल इस्तीफा देता हूं, अब मेरे ऊपर से आरोप हट जाएगा तो मुझे पद वापस मिल जाएगा। कोई नेता, कोई मंत्री का बयान नहीं आ रहा है तो ये जताता है कि किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है। दूसरा, जो रात को घटना हुई है उससे तमाम एरिया में, खासकर वेस्टर्न यूपी में जहां चुनाव है, वहां एक खास वर्ग में तनाव की स्थिति है, तो इसका प्रभाव जरूर चुनाव पे पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा। असर कैसे पड़ेगा, लोगों के जहन में क्या है, ये सब जानने समझने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ते रहेंगे आगे, और इंडिया न्यूज संवाददाता भी हैं जो कि पोलिंग बूथ के ठीक बाहर से बात कर रहे हैं और मतदाताओं से उनका रिएक्शन ले रहे हैं कि अगर वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो क्या जहन में है, वोट डालकर आए हैं तो कितने संतुष्ट हैं और क्या भरोसा उन्हें अपने कैंडिडेट पर है। अभी जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि लोग भारी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें हैं, और आगे भी इंडिया न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाताओं के जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही अलग अलग वक्त पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो कि बताएंगे कि किस आधार पर उनकी पार्टी ने वोट डालने के लिए लोगों के बीच में जाकर दावे और वादे किए हैं और उनके दावे और वादों का असर कितना आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो कि सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और खास तौर पर साज सज्जा गोरखपुर के इस पोलिंग बूथ पर की गई थी।